स्वागत है आप सभी का एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फ्रेश एक नया सा टॉपिक, और ये टॉपिक आपके पीएटी का जो AG3 का पोर्शन रहता है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री रहता है, उसी के साथ आपका डेयरी साइंस और पोल्ट्री रहता है। तो हम जो दूसरा पोर्शन है डेयरी साइंस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इनको इंक्लूड करना है, क्या टैक्टिस रखना है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी साइंस जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डेयरी से रिलेटेड आपके जो भी जानकारी रहती है, जैसे कि दूध उत्पादन हो गया या दूध के उत्पाद हो गए या दूध का व्यवसाय हो गया, ठीक है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मिल्क बिजनेस जो भी आपका है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरीज है या इससे रिलेटेड जो भी आपके इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में हम डील करते हैं। क्लियर है? तो डेयरी साइंस बेसिकली आप क्या बोलेंगे कि इट इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है और मिल्क को कैसे बेचना है। तो इसमें आपका क्या क्या चीजें रहेंगी इंक्लूड में मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपका रहेगा जनरल इंफॉर्मेशंस कि कैसे ये इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करता है या डेयरी साइंस है क्या। सेकंड, इसके बाद पढ़ेंगे कि इनमें जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो मिल्क रहता है, मिल्क कैसे बनता है, मिल्क का कॉम्पोजिशंस क्या रहता है। इसके बाद हम इसमें कुछ इंप्लीमेंट्स के नाम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, जैसे लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे, जैसे आपका दही है, पनीर है, खोआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें हम डेयरी साइंस में पढ़ेंगे। और मजेदार बात यह है कि पिछले कुछ सालों से डेयरी साइंस से क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले क्वेश्चंस कम पूछे जाते थे, बट अब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, डेयरी साइंस से अब अच्छे खासे क्वेश्चंस आने लगे हैं। 10 से 15 से 20 क्वेश्चंस तक आने लगे हैं। पहले 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट पे या इस पोर्शन पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए, आज की क्लास है आपकी डेयरी साइंस के इंट्रोडक्शन पोर्शन, मतलब इंडियन इकोनॉमी में क्या ये हेल्प करता है, इसकी जो क्या बोल सकते हैं कि करंट स्टेटस क्या है, किन किन चीजों पे ये इंडिया का जो रैंक है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, लिखा है भारत देश में पशुधन की संख्या विश्व में प्रथम है। इसका कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में जितनी जो आपका पशुधन पाई जाती है, लाइव स्टॉक जो पाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत का है। क्लियरली इसको अगर ऐसे समझना है कि पूरे विश्व में अगर 100% क्या है, 100% जानवर पाए जाते हैं, तो भारत में 16 से 18%। इसका कहने का मतलब क्या है, 100 जानवर अगर पूरे विश्व में है तो उसमें 16 से 18% 16 से 18 जो आपके जानवर होंगे वो भारत में ही पाए जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत में पशुधन की जनसंख्या है विश्व में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो याद रखेंगे कि इंडिया फर्स्ट रैंक कैरी करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में पशुधन की संख्या में। यहां पे बहुत ज्यादा पशुधन पाए जाते हैं। अब जब भी हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं ना, तो लाइव स्टॉक में आपका सिर्फ और सिर्फ गाय नहीं आएगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है, आपका गधा, घोड़ा, सारी चीजें आएंगी। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज है, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान फर्स्ट। ये भी चीज है, अब सबसे ज्यादा अगर लाइव स्टॉक है तो मिल्क प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा ही होगा। बट रिसेंटली 2019 और 20 के डाटा के अकॉर्डिंग यूएसए हमसे पहले आ गया है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे यूएसए कैरी करता है, सेकंड रैंक पे हम। बट अभी तक कोई भी एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं है कि यूएसए को फर्स्ट माना गया हो। स्टिल इंडिया को ही पहला माना जाता है, इसलिए मैंने यहां रैंकिंग पे फर्स्ट लिखा है। बट आप करेंट डाटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यूएसए को फर्स्ट रैंक आ चुका है। बट हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आपके गाय के दूध के उत्पादन के लिए हो या भैंस के दूध के उत्पादन के लिए हो, इसलिए भारत को अभी भी दूध के उत्पादन में फर्स्ट माना जाता है। क्लियर है? क्लासिफाई नहीं किया गया है कि गाय का दूध है कि भैंस का दूध है। चलिए, थर्ड पॉइंट है, वर्तमान में हमारे देश का कुल दुग्ध उत्पादन। देखिए यहां पे मैंने 2 डाटा लिखी है, एक लिखा है 2018-19 का और एक लिखा है मैंने 2013-14 का। ये क्यों रहता है? क्योंकि गणना 5 साल के अकॉर्डिंग की जाती है। ऐसा नहीं हर साल होता है, बट मैंने 5 साल का डिफरेंस निकाल लिया है, ठीक है। तो 2018-19 मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका जो
मिल्क प्रोडक्शन था वो था 176.4 मिलियन टन। ठीक है, ये मी का मतलब मिलियन टन है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जबकि 2013-14 में आपका कितना था 137.7 मिलियन टन। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 40 मिलियन टन का डिफरेंस आया है। ठीक है, अगर इसमें मैं 40 ऐड करूं तो 177 आ जाएगा ना। तो ऑलमोस्ट 40 टन मिल्क प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ है कितने साल में, 5 साल में। 2013 था, 2013 से 14, यहां कितना हो गया 2018 से 19। तो इस चीज को भी आप पॉइंट कर सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन आया था कि दुग्ध उत्पादन का मात्रा हुआ है, बढ़ा है, घटा है, सामान्य है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले की तुलना में ये बढ़ा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिनमें इंक्रीज के बजाय डिक्रीज होने लगता है, मतलब उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होने लगता है। ये चीज हम आपके लाइफ स्टॉक कैलकुलेशन में जब होगा ना तो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये चीज तो डिस्कशन हो चुका है कि हमारे देश में विश्व का 16 से 18% पशु पाए जाते हैं। पर कौन कौन से पशु हैं जो कि विश्व की तुलना में हमारे यहां ज्यादा हैं? जैसे कि हमारे देश में विश्व का 16 से 20% गौवंशीय पशु पाया जाता है। ये आपको बहुत सारे बुक में 20% डायरेक्ट दिया होगा, बट रेंज वेरी करता है कि 16 से 20% आपकी गौवंशीय पशु, मतलब जो गाय वाले पशु है ना, ये ज्यादा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आया था कि विश्व में भारत में विश्व के कितने प्रतिशत भैंस पाए जाते हैं। आपका शायद उस साल आंसर 55 लिया था, बट रेंज में मैंने 55 से 57 लिख दिया है। बकरियां कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 15 से 20। भेड़ कितने पाए जाते हैं, 4 से 5%। इसका मतलब क्या है, अगर विश्व में 100 गाय पाई जाती हैं तो 16 से 20 गाय भारत में, 55 से आपका 57% भैंस भारत में, 15 से 20 बकरियां आपके भारत में, 4 से 5 भेड़ हमारे भारत में। अब ये टोटल मत कर दीजिएगा ना कि 100 में इसको टोटल कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर हर किसी का है। 100 गाय का अलग होगा, 100 भैंस का अलग होगा, 100 बकरियों का अलग होगा, 100 भेड़ का अलग होगा। तो इन चीजों को ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में हमने अगर आपको याद ना हो तो एग्रीकल्चर का जो सबसे इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने इसको डिस्कशन किया था। सकल घरेलू उत्पाद, तो पूर्ण भारत के जीडीपी में 6 से 8% योगदान किसका है, पशुधन एवं डेयरी का। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। क्लियर है? क्या है, जीडीपी में आपके पशुधन और डेयरी का जो योगदान है वो 6 से 8% है। जबकि कृषि की अगर बात की जाए, यहां पे पूरे भारत की बात की जा रही है ना, मतलब पूरे भारत की जीडीपी की, उसमें आपका कृषि आ सकता है, आपका इंडस्ट्री आ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन आ सकता है, कुछ भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जीडीपी में। तो पूरे जीडीपी का 6 से 8%। और अगर मैं सिर्फ 100% कृषि की बात करूं तो अगर 100% एग्रीकल्चर से हमें जीडीपी मिल रहा है तो उसका 25% कहां से आ रहा है, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी से। तो ये चीज भी याद रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। अगर आपको पूछा गया कि कृषि जीडीपी का कितना प्रतिशत, तो 25%, और सिर्फ जीडीपी का कितना प्रतिशत, तो 6 से 8%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक गाय जो है वो आपका, सॉरी, जो पशु आपकी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है वो है आपकी गाय। और कौन से राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश। अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैंस 55 से 57% है, गाय आपका 16 से 20% है, तो सबसे ज्यादा जो पशु की संख्या वो गाय की कैसे होगी। तो एक चीज याद रखिए, मैंने लिखा यहां विश्व में, ना कि भारत में। विश्व की सबसे ज्यादा भैंस जो रहती है वो भारत में पाई जाती है, विश्व की सबसे ज्यादा गौवंशीय पशु भारत में पाई जाती है। परंतु जब बात की जाती है कि भारत में कौन सा पशु सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या गाय की पाई जाती है। क्लियर है? कौन से राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है आपका, देश में पशुधन क्षेत्र से प्राप्त आय में 50 से 55% आपका डेयरी का योगदान रहता है। ठीक है, मतलब आपका जो लाइफ स्टॉक रहता है ना, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में 50 to 55% जो इनकम मिलता है वो आपको कहां से मिलता है, डेयरी से, डेयरी प्रोडक्ट से।
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और ये चीज है, ये आप खुद सोचिए कि आप पशुओं को किस लिए पालेंगे, या तो दूध उत्पादन के लिए पालेंगे, या तो मांस उत्पादन के लिए पालेंगे, या तो ऊन उत्पादन के लिए पालेंगे। अब ऊन और मांस का ट्रेंड भारत में है, अच्छा खासा है, बट गाय के दूध की तुलना में या भैंस के दूध की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ऊन का उत्पादन रहता है वो राजस्थान अविकानगर वाले क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में आप बोल सकते हैं ज्यादा पाया जाता है। मीट की बात की जाती है तो वेस्ट बंगाल हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, इस साइड ज्यादा आपको मिल सकता है। बट जब भी दूध की बात आती है, एंटायर इंडिया, पूरे भारत में ये चीज फेमस है, हर जगह पे मिलती है चीज, इसलिए सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? डेयरी का। अच्छा, अब डेयरी में भी यहां पे बोला जा रहा है देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 50% भैंसों से प्राप्त होता है। मतलब अगर आप 100 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है भारत में, तो उसमें 50 लीटर दूध उत्पादन भैंस से हो रहा है। अब यहां पे फिर से क्वेश्चन आता है कि 50% भैंस उत्पादन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या गाय की है, तो ये कैसा है? देखिए, होता क्या है कि भारत में जो डेयरी फार्म्स है ना, वहां पे गायों की तुलना में भैंसों को रखना पसंद करते हैं। क्यों रखना पसंद करते हैं? अब आप बोलेंगे गाय का तो दूध उत्पादन भैंस की तुलना में ज्यादा होता है, हमने पढ़ा है ना एनिमल हस्बेंड्री में, तो फिर भैंसों को क्यों रखा जाता है? क्योंकि भैंसों के दूध उत्पादन में भले उत्पादन कम होता है पर फैट ज्यादा रहता है, तो पानी मिला मिला के उसको दिया जाता है। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि भैंसों के दूध का ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू काउ मिल्क। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान से लिखिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 4 अक्टूबर को, कब? 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस, इंटरनेशनल एनिमल डे मनाया जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, इंटरनेशनल एनिमल डे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऊंट जो रहता है, जिसको कैमल बोलते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेजर्ट। जो आपका रेगिस्तान रहता है ना, डेजर्ट का जहाज। प्लेन भी लिख लेंगे आप, जैसा आपको मन कर रहे हैं। क्लियर है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है रेगिस्तानी जमीन पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, पैर धंसते हैं, पर ऊंट की शारीरिक संरचना ही ऐसे बनी रहती है कि वो रेगिस्तान में भी बहुत तेज गति से दौड़ सकती है। नॉर्मल इंसान नहीं दौड़ सकते, बाकी के भी जो जानवर रहते हैं उनको भी चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो रेत के अंदर पैर धंसने लगता है, पर ऊंट का ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जबकि गाय को कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि गाय को कामधेनु कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है, बकरी को भारत में गरीबों का गाय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गरीबों का गाय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक घी उत्पादन भारत में होता है। इंडिया क्या है? फर्स्ट रैंक में है, किसमें? घी प्रोडक्शन में। क्लियर है? इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, भैंस की दूध का उपयोग कर रहे हैं। आपको पता है कि भैंस के दूध में जो फैट ग्रेन्यूल्स रहते हैं, जिनके बारे में हमने एनिमल में डिस्कशन किया था, फैट ग्रेन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके फैट कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अब घी प्रोडक्शन भारत में ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व के सर्वाधिक भैंस भारत में पाई जा रही है। भारत की कुल दूध उत्पादन में 50% योगदान भैंस का है। जब इतनी ही सारी चीजें हैं तो फिर कैसे नहीं होगा ये? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आनंद गुजरात का नाम सुना है आपने? सुना है? तो इस चीज को याद रखेंगे कि देश में दूध की राजधानी, ठीक है, आनंद गुजरात को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनंद गुजरात। याद रखेंगे, मिल्क कैपिटल कहा जाता है। ये बहुत बार आपका पेपर में पूछा गया है कि भारत में दूध की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आनंद गुजरात को। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होगा वहां एक
बहुत बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट है जिसका नाम क्या है? अमूल। सुना है टेस्ट ऑफ इंडिया? आता है ना एडवर्टाइज, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट अमूल है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या है? वर्ल्ड की, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की क्या है? सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट कौन सी है आपकी? अमूल। अमूल कहां है आपका? आनंद। आनंद कौन से राज्य में आता है? गुजरात। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जो कि डेयरी फार्मिंग से डेयरी साइंस से रिलेटेड थे। इंडियन इकोनॉमी को लेके ले लीजिए या इसके कुछ फैक्टर्स को लेके ले लीजिए। चलिए इसके बाद ना थोड़ा सा इसके इतिहास में भी चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं। हिस्ट्री कहां से आएगी? जब भी डेयरी की बात की जाती है इससे रिलेटेड एक रिवॉल्यूशन आता है। आधे लोगों को तो आंसर पता भी हो गया होगा, नाम भी ले लिए होंगे। क्या है आपका? व्हाइट रेवॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। देखिए, आजादी के बाद हमारे देश में दुग्ध उत्पादन उतना ज्यादा फेमस नहीं था, हम कृषि पे ज्यादा आधारित थे। परंतु कुछ समय के पश्चात क्या हुआ? एक ऐसा दौर आया जहां पे दुग्ध उत्पादन को ज्यादा क्या देने लगे कि इंपॉर्टेंस दिया गया, महत्व दिया गया। और ये कब था? तो ये चीज याद रखेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन कब आया था आपका? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1970, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आया था आपका? 1970। इसी को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो मिल्क, दूध से। और ये किससे रिलेटेड है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन से। किसने लाया था व्हाइट रेवोल्यूशन? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर में पूछा गया है, क्लियर है? अच्छा, इन्हीं को भारत का दुग्ध पुरुष भी कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, अगर आपको पूछा कभी भी मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने ही व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का रेवोल्यूशन था। इसके पश्चात अचानक से भारत के साथ ही साथ आपके विश्व में भी दुग्ध उत्पादन की महत्वता बढ़ गई। इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ गया, इसका बिजनेस ज्यादा होने लगा, व्यवसाय ज्यादा होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। इनका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड को ना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 2 इंस्टीट्यूट की हेल्प से किया। ठीक है, देखिए कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो ऐसा नहीं कि आप अकेले कर लेंगे, उसके लिए आपको किसी संस्था की जरूरत होती है, किसी सोर्स की जरूरत होती है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के लिए या व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए 2 इंस्टीट्यूट की मदद लिया। ये बोल सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन में 2 मेन इंस्टीट्यूट्स थे। पहला था आपका एनडीडीबी और दूसरा था आईडीसी। क्लियर है? एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्लियर है? और आईडीसी का मतलब होता है इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। एनडीडीबी का मुख्यालय आनंद, गुजरात में, और आईडीसी का मुख्यालय दिल्ली में। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि आईडीसी की स्थापना 1970 में हुई। और आईडीसी को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही था कि व्हाइट रेवोल्यूशन में ये ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। अब बात ये आती है कि एनडीडीबी और आईडीसी काम क्या करते थे। तो एनडीडीबी का मुख्य काम था डेयरी से संबंधित परियोजना बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्लानिंग बनाना, उनके बारे में अनुसंधान करना, रिसर्च करना कि भाई कैसे डेयरी को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए
फायदेमंद हो सकती है। इसके बाद डेयरी से संबंधित जो आपके इंप्लीमेंट्स हैं या जो बोल सकते हैं कि जो जरूरी साधन है उनकी व्यवस्था कराना, ये किसका काम था? आपका एनडीडीबी का। जबकि आईडीसी का काम क्या था? दुग्ध उत्पाद का व्यवसायिक आदान प्रदान करना। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी आपके चीजें थी वो आईडीसी संभालता था। अब हमने एक जगह पे रिसर्च कर लिया, हमने एक जगह पे रिसोर्स ले आया, हमने एक जगह पे प्रोडक्ट बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तो ये एनडीडीबी और आईडीसी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में, आईडीसी इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन, ये कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। 1970 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ और 1965 में आपका एनडीडीबी बना। इसके बाद आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ जानकारियां पूछी जाती हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन में कितने फेज थे? क्या थे? कितने फेज थे? तो अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन में आपके 3 फेज थे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फर्स्ट फेज कब से कब तक था? तो 1970 से 1980। क्लियर है? क्योंकि 1970 में तो शुरू हुआ था ना, तो 10 साल तक चला था। नेक्स्ट है 1981 से 1985, ये आपका सेकंड फेज था। थर्ड फेज जो था आपका 1985 से 1996। क्लियर है? तो ये डेट्स हैं, इन डेट्स को भी आपको याद करना पड़ेगा। ये डेट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज 1970 टू 1980, सेकंड फेज 1981 टू 1985, थर्ड फेज 1985 टू 1996। अब ये पूछा जाता है कि इन तीनों फेज में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीजें की गई, फंडिंग्स कहां से हुई। तो देखिए फंडिंग्स आपका वर्ल्ड बैंक से भी हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी सहायता किया है, यूरोपियन जो आपकी कंट्रीज थी इन्होंने भी सहायता की। तो मेन जो आपको पूछा जाता है कि जो आपका फर्स्ट फेज था उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सबसे पहला उद्देश्य आपका बनता है कि इसमें आपके मिल्क प्रोडक्शन को पर कैपिटा, बोलते हैं ना कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है आपका उपलब्धता, उसको बढ़ाया गया। पहले था आपका ऑपरेशन फ्लड से पहले या व्हाइट रेवोल्यूशन से पहले 105 ग्राम प्रति व्यक्ति ये मिलता था पर कैपिटा, बट फर्स्ट फेज के बाद इसको 123 ग्राम किया गया। तो उद्देश्य क्या था? प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता को बढ़ाना। क्लियर, ये चीज समझ आ गया। सेकंड था कि इसमें फर्स्ट फेज में 18 मिल्क शेड बनाए गए। क्या बनाए गए? मिल्क शेड, क्योंकि शुरुआत में था तो ज्यादा नहीं, 18 से शुरुआत किया गया। तो ये दो चीजें थी। इसके बाद तीसरी चीजें थे कि इसमें तकनीकी दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अब टेक्नोलॉजी आपका क्या है? जैसे देखिए मिल्किंग यूनिट हो सकती है जो आपका दूध निकालने का यूनिट है, या फिर प्रोडक्ट्स को आपकी मशीन्स के थ्रू बनाने का यूनिट है। क्योंकि देखिए पहले हम मैनुअली काम करते थे, धीरे धीरे हम एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर आए। और इसकी शुरुआत कब हुई? आपके 1970 से 1980 के दशक में, मतलब फर्स्ट फेज में। चलिए सेकेंड फेज में क्या हुआ? जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है इसको और बढ़ाया गया। कितना किया गया? 123 ग्राम से बढ़ा के 149 ग्राम किया गया। ठीक है, और बढ़ाया गया, मिल्क प्रोडक्शन को और इंक्रीज किया गया। ठीक है, और यही रीजन था कि आपके ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के सक्सेस होने का। देखिए कोई भी अगर आप रेवोल्यूशन ला रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों का होना आवश्यक है कि चीजें आपकी खराब ना हो। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका लगातार चलता रहे, लाभ आपको मिलते रहे, रिजल्ट आपको मिलता रहे। अगर ये सारी चीजें नहीं मिल रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रोजेक्ट का। तो कितना किया गया? 123 से 149 ग्राम किया गया। अच्छा, इसमें भारत के 155 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया। देखिए यहां पे क्या था आपका 18 मिल्क शेड्स था, उसको अब कहां पे किया गया? झीलों में तब्दील किया गया। धीरे धीरे ये चीजें होती हैं। क्लियर है? तो ये दो इसके मेन ऑब्जेक्ट्स थे। थर्ड जो था आपका थर्ड फेज, इसमें क्या किया गया? मिल्क प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी को और बढ़ा दिया गया। 149 ग्राम से बढ़ाकर 180 ग्राम कर दिया गया। साथ ही साथ इस फेज में
एडवांस, अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया। देखिए आपका 1985 या 1996 के दशक की बात की जाए तो इस समय तक भारत एक बहुत ज्यादा विकासशील देश की ओर अग्रसर हो चुका था, विकासशील देश बन चुका था, जिसके कारण इनको अच्छी खासी फंडिंग मिलने लगी, जिसके कारण इसने अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज किया। और दैट्स वाई व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था आपका पीक कंडीशंस पे था। हमने पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया था, हमने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था। और इसके लिए एक और चीज याद रखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल कौन था आपका, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये व्हाइट रिवॉल्यूशंस को सक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ये कुछ व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित आपकी जानकारी थी जो आपका पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मिल्क क्या होता है, दूध क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशंस क्या क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कुछ पूरे नाम है, इसको भी देख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अमूल का फुल फॉर्म, एनडीडीबी का फुल फॉर्म, एनडीडीबी का तो मैंने बता दिया है, आईडीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ पूछे जाते हैं आपको, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एनएमजी का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या क्या है मैं एक एक करके पूरा बताऊंगा। फिर आपका है एनसीडीएफआई, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप याद करेंगे। चलिए एक एक से स्टार्ट करते हैं। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, क्लियर है, क्या है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, यूनियन है, सॉरी माफ कीजिएगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनडीडीबी, तो एनडीडीबी और आईडीसी का पूरा नाम मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है आपका एनएमजी, नेशनल मिल्क ग्रिड, क्या है आपका, नेशनल मिल्क ग्रिड। ठीक है, इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना भी आपका 1970 में की गई थी व्हाइट रेवोल्यूशन को सक्सेस बनाने में। नेक्स्ट है आपका एनसीडीएफआई, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लीजिए क्या है, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इसकी स्थापना भी आपकी 1970 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड, नाबार्ड को तो मैंने बहुत बार बताया है बट फिर भी याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कब हुई थी इसकी स्थापना, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, मुंबई में। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मिल्क से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल अपने डाउट्स पूछिएगा, और आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।